स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर डे 3। हम लोग ने अभी तक जो जो चीजें पढ़ी, अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या चीज होती है? रेजिस्टेंस वो होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने में रोकता है, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं होने देता इजीली। अब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो क्यों नहीं हो पाते, तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इंसुलेटर्स वो मटेरियल होते हैं जिनके पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। तो जिनके पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो हम लोगों ने उसको कैटेगरी कंडक्टर्स में डाला है, और जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है वो है इंसुलेटर्स। अब होता क्या है कि जब मैं अगर कंडक्टर्स की बात करता हूं तो सारे कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी एक जैसी नहीं होती, मतलब सब सारे कंडक्टर्स एक ही तरह से करंट को फ्लो नहीं कराते। हमने पढ़ा था कि सिल्वर वायर इज द बेस्ट कंडक्टिंग मटेरियल। तो उसमें से बेस्ट कंडक्टिंग मटेरियल का मतलब क्या हुआ कि उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसानी से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ड्रिफ्ट हो जाते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और करंट फॉर्म करते हैं। पर अगर मैं ऐसे दूसरे मटेरियल्स की बात करूं तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है वो इतना ऐसे कहें कि इतना फ्रीली नहीं हो पाता, होता है पर इतना फ्रीली नहीं हो पाता। मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना कंडक्टिंग है। अब हम लोग इसको इस तरह से समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने को हम लोग कहते हैं कि अगर किसी वायर में से हम लोग कह रहे हैं कि करंट फ्लो हो रहा है, तो हम लोग इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा। तो ये रेजिस्टेंस। अब एक इसमें हम लोग टर्म पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट के फ्लो को अपोज करना। तो डिफरेंट मटेरियल्स उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कि वो कितना उस करंट को रिस्ट्रिक्ट करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर के अंदर अगर हम लोग देखें तो ये रिस्ट्रिक्शन कम होती है, इसलिए हम लोग कंडक्टिंग वायर्स में उसको हमारे घर में यूज करते हैं। कॉस्ट इकोनॉमिकल है इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है पर फिर भी हम लोग उसको यूज नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ इट्स कॉस्ट, वो हमें इकोनॉमिकल नहीं रहता। तो कंडक्टिंग मटेरियल्स में जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, अगर वो रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं, उनके मूवमेंट इतना स्मूथली नहीं हो रहा, तो हम लोग बोलते हैं कि उनका रेजिस्टेंस ज्यादा है। रेजिस्टेंस मतलब रिस्ट्रिक्ट करना। तो ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन फैक्टर्स की वजह से ये रेजिस्टेंस करंट को फ्लो होने से रोकता है। तो इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे हम लोग इसको एक स्टोरी की तरह समझते हैं कि सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं फैक्टर्स की। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल यहां मटेरियल का मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? वायर की बात कर रहे हैं। डिपेंड्स। तो फर्स्ट है कि रेजिस्टेंस को मैं डिनोट कर रहा हूं आर से, और हमने पढ़ा था ये आर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? ओम। रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है? रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द वायर के, लेंथ ऑफ वायर के। रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसका? वायर का। इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन कर दें, तो क्या हुआ? इसको मैं डिनोट कर रहा हूं L से और इसको मैं डिनोट कर रहा हूं A से। तो R is proportional to L and inversely proportional to A। प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हम लोग अगर रिमूव करें तो यहाँ पे हमें फिर एक कांस्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है, और इस कांस्टेंट टर्म को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। यहाँ पे रो का मतलब हुआ रेजिस्टिविटी
ऑफ वायर। इसको चलो इस तरह से समझते हैं, इसको हम लोग इस तरह से समझ रहे हैं। रेजिस्टेंस किसका मतलब, रेजिस्टेंस का मतलब हुआ लेंथ ऑफ द वायर, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ द वायर। कि अगर मैं वायर को इंक्रीज करता चला जाऊंगा तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बढ़ते चले जाएंगे। अगर वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं तो उनका जो, अगर वो अपोज कर रहे होंगे तो वो भी अपोजिशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो लेंथ, अगर कंडक्टिंग मटेरियल मतलब अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ रहे हैं, क्योंकि लेंथ ऑफ द वायर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे होंगे। अगर ये बढ़ रहा है तो अपोजिशन अगर वो कर रहे होंगे तो अपोज भी ज्यादा करेंगे। फिर हम लोग सेकंड पॉइंट पे आते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो हम लोग ऐसे समझते हैं कि सपोज कोई वायर, अगर मैं उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर मैं बढ़ा देता हूं, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा देता हूं तो ये पहले बहुत छोटा सा पतला सा वायर था, मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज कर दिया। तो हम ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, जैसे ही हमने इस पे पोटेंशियल लगाया, सेल या बैटरी से उसको कनेक्ट किया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को टक्कर मारना स्टार्ट हो गए, एक दूसरे से कोलिजन स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। तो पहले वाला दूसरे को टक्कर मार रहा था, दूसरे वाला आगे वाले को टक्कर मार रहा था। क्यों? क्योंकि अब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो जितना ज्यादा, फिर मैंने देखा इसको मैं इससे कंपेयर करता हूं, मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर बढ़ा दिया, तो जैसे ही क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया होगा तो ऐसे माने कि ये इलेक्ट्रॉन, अब इनके पास स्पेस हो गई, ये इजीली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचने के लिए जरूरी नहीं है कि इसको एक दूसरे को टक्कर मार रहे हो सकता है कि उसको बाईपास करके उसको ओवरटेक करके चले जाए। अगर वो ओवरटेक करेंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स कम हो जाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने इसको कौन से फैक्टर में रखा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। अच्छा, क्रॉस सेक्शन एरिया में कई बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या चीज है। तो हम लोग अगर बात करें कि सपोज ये वायर है, तो इस वायर का इस वाले जो पार्ट है, अगर हम लोग इसको कहीं से कट कर दें तो ये वाला जो पार्ट है, जो सर्कुलर पार्ट है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला, अगर हम लोग इसको फॉर्मूले के फॉर्म में बनाएं तो इसका फॉर्मूला को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जरा देखें कि R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, और एरिया एक सर्कल का कितना होता है, पाई R स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं। और आपकी जो बुक है उस बुक के अंदर कुछ इस तरह से लिखा होगा L अपॉन, इसको डायमीटर की फॉर्म में। तो रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन है, रेडियस का मतलब क्या होता है, d/2। r की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, d/2 का स्क्वायर, और इसको आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है L अपॉन पाई d स्क्वायर बाय 4। कुछ इस तरह से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। ओके, अब हम इसको जरा कंबाइंड फॉर्म में देखें। अब हमने देखा कि हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ये कांस्टेंट टर्म क्या होता है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसे हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। रेजिस्टिविटी ऑफ वायर किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी ऑफ वायर मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। सपोज अगर मैंने कोई वायर लिया है और वो कॉपर का वायर है, तो वो कॉपर वायर की लेंथ कितनी भी हो, ऐसा बोले क्रॉस सेक्शन एरिया कितना भी हो, पर जो चीज उसकी कांस्टेंट रहेगी वो क्या चीज कहलाती है, उसकी रेजिस्टिविटी कहलाती है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। पहले नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल मींस मैंने कॉपर का वायर लिया है तो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहा, मैं उसको कितना भी चेंज कर दूं तो जो चीज वो कांस्टेंट रहने वाली है उस कॉपर वायर के लिए, वो क्या चीज है, उसकी रेजिस्टिविटी। ऐसी मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर वायर की रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट रहेगी। तो ये वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती जब तक मैं वायर चेंज नहीं कर लूं। मतलब कॉपर की जगह पे मैंने एल्यूमिनियम का वायर अगर किया है तो उस केस में ये रेजिस्टिविटी चेंज होगी, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछा जाता है इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल देन हाउ विल इट इफेक्ट इट्स रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी आप लिखेंगे नो चेंज बिकॉज वी selected copper wire and the copper wire is not changed although its length is changed. So
रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम। नेक्स्ट इज, अब हम लोग बात कर रहे हैं रेजिस्टिविटी। तो आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था कि कभी भी किसी चीज की यूनिट अगर हमें फाइंड करनी हो तो हमें जरूरी नहीं है कि उसकी यूनिट आए, अगर मुझे उसका फॉर्मूला पता है तो मैं आसानी से उसकी यूनिट भी फाइंड कर सकता हूँ। तो देखते हैं जरा इसकी यूनिट क्या हो सकती है, रेजिस्टिविटी क्या चीज हुई, इसकी यूनिट क्या चीज कैसे निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट को हम लोग फाइंड कर सकते हैं कुछ इस तरह से। रेजिस्टिविटी की यूनिट देखो, हमने रिलेशन जो फाइंड किया वो क्या फाइंड किया, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, मुझे ये मालूम है कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। एरिया की यूनिट क्या होती है, एरिया कैसे बनता है, हमेशा उसकी यूनिट क्या होती है, स्क्वायर के अंदर। और स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी है, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। तो हमेशा मीटर स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं हम लोग, ऐसा यूनिट जिसे हम कहते हैं। इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। लेंथ की यूनिट क्या होती है, अगेन मीटर। इसको मैंने नीचे डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे बेचारा कौन रह गया, सिर्फ रेजिस्टिविटी। ये मीटर स्क्वायर से ये मीटर कैंसिल हुआ तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट हुई वो यूनिट क्या हो गई, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट हम लोग बताते हैं ओम मीटर। इससे जुड़ी हुई बात ये। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रही है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर। अगर किसी मटेरियल का, किसी वायर का टेम्परेचर चेंज होता है तो उस केस में उसकी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है। चलो हम लोग वापस से पीछे वाले पार्ट में चलते हैं। हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था कि V क्या बोला था, V इज प्रोपोर्शनल टू I और V इक्वल्स टू कांस्टेंट हमने हटाया तो हमने क्या लगा दिया था R। यहां से हमें क्या मिला था, रेजिस्टेंस। यहां से हमें मिला था रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हमने देखा था कि ओम्स लॉ तभी वैलिडेट होता है, ओम्स लॉ तभी फॉलो होता है जब टेम्परेचर उस वायर का चेंज नहीं हो रहा। अगर उसका टेम्परेचर चेंज होगा वहां पे ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। अब जरा देखें, उसको लिंक करते हैं जरा इसी बात से कि रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है जब टेम्परेचर चेंज होता है। तो रेजिस्टेंस अगर चेंज हो जाता है, अगर हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है तो इसका मतलब मैंने वायर का लेंथ को चेंज नहीं किया था, एरिया को चेंज नहीं किया, पर रेजिस्टेंस फिर भी चेंज हो रहा है। दैट मींस किसके ऊपर फर्क पड़ रहा होगा, रेजिस्टिविटी के ऊपर भी फर्क पड़ रहा होगा। तो रेजिस्टिविटी एक्चुअल में देखा जाए कि जब भी टेम्परेचर राइज होता है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। रेजिस्टिविटी इंक्रीज होने से क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होता है, ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता। तो आपने जितना भी पोटेंशियल उस सर्किट के अंदर लगाया, मतलब सेल या बैटरी लगाई है, उसकी कुछ एनर्जी किसके अंदर चली जा रही है, हीट एनर्जी की फॉर्म में डिसिपेट होती चली जा रही है। अब रेजिस्टिविटी को देखा जाए तो रेजिस्टिविटी दो फैक्टर्स हमें याद रखने हैं क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट डिपेंड्स ऑन, बार बार रिपीट कर रहा हूं, इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द वायर। सेकंड, टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर चेंजेस, resistivity changes. If resistivity changes, resistance changes. जरा इसको देखते हैं कि रेजिस्टिविटी को और किस किस तरह से हम लोग बता सकते हैं। तो रेजिस्टिविटी अगर हम लोग बात करें तो सबसे कम मुझे मालूम है जो कंडक्टर्स होते हैं, जो कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं, इनका रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। अगर मैं उसको कंपेयर करूं एलॉय से तो मैं कंपेयर करूं इंसुलेटर से, तो कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस सबसे कम और इसका जो ऑर्डर होता है अप्रोक्सीमेट कितना होता है, 10 to the power -8। 10 to the power -8। अगर मैं एलॉयज की बात कर रहा हूं, एलॉयज हमें मालूम है कि मेटल या नॉन मेटल के मिक्सचर से हम लोग जो बनाते हैं किसी डेफिनेट प्रोपोर्शन में उसको मिला के, तो जो चीज बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलॉयज। एलॉयज का जो रेजिस्टिविटी है, हम लोगों ने बोला कि इसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम। अगर इसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम तो उसका रेजिस्टेंस भी कम। अगर रेजिस्टेंस कम तो सारा का सारा एनर्जी पोटेंशियल किस में कन्वर्ट होने वाला है, करंट के अंदर। इसके अंदर वो एनर्जी कम जाने वाली है तो करंट की वैल्यू राइज हो जाएगी। तो ऐसे ही जब हम लोग बात कर रहे हैं एलॉयज की, तो एलॉयज के केस में कंडक्टर से थोड़ा ज्यादा,
तो थोड़ा ज्यादा मतलब इसका जो ऑर्डर होता है वो अप्रोक्सीमेट कितना होता है 10 टू द पावर -6। -8 और -6 में भी कंफ्यूजन होता है सर, ये तो ज्यादा है, 8 है क्योंकि पर माइनस में है, -8 है इसलिए सबसे कम है, -6 है तो उससे ज्यादा है। तो आपसे 1 मार्क के क्वेश्चन में जो पूछा जाता है कि अलॉयज, इनमें से ये 3 अलॉयज आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं और इनमें से कोई भी 1 मार्क क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि मैग्नीशियम इज एन अलॉय ऑफ, तो आपको बताना पड़ता है कि कितने किस चीज से बना हुआ है वो, तो हमें ये लर्न करना होता है। जैसे कॉन्सेंट्रेट की बात कर रहे हैं हम लोग तो कॉपर एंड निकल से बनता है वो, अगर मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं तो कॉपर, मैग्नीज और निकल से बनता है, निक्रोम की बात कर रहे हैं तो निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन से कॉन्स्टिट्यूएंट से बनता है। तो और इनका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है 10 टू द पावर -6। अब लोग बात करते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स तो कंडक्ट करते ही नहीं है, तो इंसुलेटर्स कंडक्ट नहीं करते तो इसका मतलब उनका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है क्योंकि करंट को फ्लो होने ही नहीं देंगे वो। तो करंट को अगर फ्लो नहीं होने देंगे तो रेजिस्टिविटी इसका मतलब सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो इसका जो ऑर्डर होता है वो अप्रोक्सीमेट, जो मैं हाईएस्ट देखूं वो कितना होता है पेपर का, एंड दैट इज 10 टू द पावर 12 ऑर्डर का। तो अगर मैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूं तो सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर किसको देना पड़ेगा मुझे, फर्स्ट नंबर इज कंडक्टर्स, सेकंड नंबर इज अलॉयज एंड थर्ड नंबर इज इंसुलेटर्स। तो ये जितने इंक्रीज होते जाएंगे उतना रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, जितना रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा वोल्टेज कुछ दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, कुछ पार्ट करंट में चला जाएगा, कुछ पार्ट रेजिस्टेंस में चला जाएगा। रेजिस्टेंस जितना कम होगा करंट उतना ज्यादा होगा। तो ये हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में। अब रेजिस्टिविटी को डिफाइन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेजिस्टिविटी होती क्या चीज है, जरा इसको डिफाइन करो, 1 मार्क क्वेश्चन कि डिफाइन रेजिस्टिविटी, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करने में देखो हमेशा आपको जो भी चीज आप पढ़ते हो आपको उसकी यूनिट फाइंड करना आना चाहिए, आपको उसको डिफाइन करना आना चाहिए। अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला पता है तब भी हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं। जरा देखते हैं इसके अंदर इसको डिफाइन हम लोग कितने स्मार्ट वे में इसको डिफाइन करते हैं। देखो रेजिस्टेंस, मुझे ये रिलेशन मालूम है, अब इस रिलेशन में मुझे डिफाइन किसको करना है, रेजिस्टिविटी को करना है। अब रेजिस्टिविटी को मैं किस वे में डिफाइन करने वाला हूं, जरा देखना कि मैं रेजिस्टिविटी को बोल रहा हूं कि रेजिस्टिविटी किसके इक्वल हो जाती है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर के कब इक्वल हो सकती है, जरा सोचे। दोनों को हम लोग स्टैंडर्ड वे में डिफाइन करें कि जब मैं कहूं कि लेंथ ऑफ द वायर कितना ले लूं 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर। तो 1 और 1 दोनों हो गए, तो अब ये दोनों क्या बचा सर कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बचा। जरा इसको डिफाइन किस फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, इसको लिखने का तरीका हम लोग कुछ इस तरह से रखेंगे कि रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज, रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज या फिर इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, resistance of wire if length of wire is equal to 1 meter and area of cross section is 1 मीटर स्क्वायर। तो हमने रेजिस्टिविटी को स्मार्ट वे में किस से डिफाइन कर दिया, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर के इक्वल बता दिया, और वो तभी इक्वल हो सकता है जब इन दोनों को मैं कैसे ले लूं, यूनिट ले लूं, मतलब 1 ले लूं। तो इसको दैट इज ऑल अबाउट रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। ओके, तो हम इसको खत्म करते हैं अब। अच्छा एक चीज और, अगर हम लोग बात कर रहे हैं कंडक्टर्स की, अलॉयज की, इंसुलेटर्स की और उनकी न्यूमेरिक वैल्यू की कि ये वैल्यू कब है, ये वैल्यू एक कांस्टेंट टेंपरेचर पे है। ये जो वैल्यूज हमने ली है ये 20 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर पे है। तो ये वाली वैल्यू, क्योंकि हमें मालूम है टेंपरेचर जैसे ही चेंज होगा रेजिस्टिविटी उस मटेरियल की चेंज हो जाएगी, तो इसलिए ये जो वैल्यू हमने ली है ये 20 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर पे हमने नोट करी।
ओके, चलो अब हम लोग चलते हैं रजिस्टर्स के ऊपर और उसी कॉम्बिनेशन के ऊपर, फिर हम लोग इन दोनों टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, तो आपका समझ में आना बहुत जरूरी है। देखते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं रजिस्टर्स की। रजिस्टर्स क्या चीज होती है? रजिस्टर्स का मतलब हुआ कि एक कंडक्टिंग वायर, उस कंडक्टिंग वायर का अगर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है तो हम लोग उसको क्या नाम देते हैं? रेजिस्टर्स। ओके, कंडक्टिंग वायर having reasonable resistance are known as resistors। रेजिस्टर्स को डिनोट कैसे करते हैं हम लोग? उसका जो सिंबल होता है हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? कुछ ऐसे zigzag वे में, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? रेजिस्टर्स। जैसे कि अब इसकी जरूरत क्या पड़ती है? रेजिस्टर्स हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? रेजिस्टर्स इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग एक सर्किट बनाएंगे, उस सर्किट के अंदर सपोज मैंने टीवी को कनेक्ट किया हुआ है, मैंने फ्रिज को कनेक्ट किया हुआ है, मैंने कूलर को कनेक्ट किया हुआ है, एसी को कनेक्ट किया हुआ है, तो उसके लिए क्या मुझे उसका डिजाइन बनाना पड़ेगा? वो तो ज्यादा मुश्किल काम हो जाएगा। तो हम लोग उसको इजी वे में किस तरह से शो करते हैं? इस फॉर्म में शो करते हैं। ये क्या चीज है? रजिस्टर है। ठीक है, तो ये रजिस्टर, अब हम लोग इसको तो हम क्या कह रहे हैं? रजिस्टर। और अगर मैं यही रजिस्टर वेरिएबल होगा, अगर मैं इसको चेंज कर सकता हूँ तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि मैं उसको वेरी कर सकूं, उसकी वैल्यू को चेंज कर सकूं, जैसे कि हमने ओम्स लॉ में किया था। तो हमने इसको क्या बोला था? ये क्या चीज है? रियोस्टेट। ये रियोस्टेट है। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, मैं इसको बदल सकता हूं सर्किट के अंदर। और इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? सिर्फ रेजिस्टर, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है। ठीक है, इनकी कॉम्बिनेशंस पढ़ते हैं कि हमारे घर में हम लोग जब इन रेजिस्टर्स को लगाते हैं, मतलब टीवी, फ्रिज, एसी, जब हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं तो किस तरह से कनेक्ट करते हैं? तो इसको दो तरीके से हम लोग कनेक्ट करते हैं। एक कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। जरा ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या करते हैं? रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। सीरीज का मतलब मैं बताता हूं क्या होता है कि सपोज ये मैंने 3 रेजिस्टेंस लगा दिए और लगाने के बाद मैंने उसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया और एक स्विच से कनेक्ट कर दिया, कुछ इस तरह से। जरा मैंने लगाया हुआ सेल, बैटरी का सिंबल कैसे होता है? कुछ इस तरह से, जो हम लोग दिखाते हैं, इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव टर्मिनल एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये क्या बन गया? 2 सेल लगा दिए तो इसका मतलब वो क्या काम करेगा? बैटरी का। ये रेजिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं, सपोज इसका रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू है और उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस R1, इसकी कुछ वैल्यू है R2, इसकी वैल्यू R3। R1, R2, R3 देने से क्या मतलब है कि इनकी जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज डिफरेंट है, एक जैसी नहीं है। तो जो इसका पोटेंशियल है, मतलब इसको जो एनर्जी है वो कहां से मिल रही है? इस बैटरी से। और उस बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना है? सपोज V वोल्ट है। अब आप जरा ध्यान से सुनना, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ कि जब करंट फ्लो हो रहा होता है तो करंट को मैंने कनेक्ट किया तो करंट फ्लो होगा। देख के बताओ, करंट फ्लो होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। आपका स्विच ऑफ है, इस स्विच को हम लोग क्या करते हैं? ऑन कर देते हैं। करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। जब करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो करंट कैसे फ्लो होगा? इस डायरेक्शन में। करंट के पास जब कोई ऑप्शन नहीं होता, करंट को मालूम है कि मुझे यहां से जाना है, यहां से जाना है, यहां से जाके वापस से लौट के यहां तक आना है,
जैसे हम लोग स्कूल बस में जाते हैं, ऑप्शन नहीं है। स्कूल से बैठे, स्कूल से बैठने के बाद अब वो बस मेरे को घर जाके ही उतारेगी, उससे पहले उतार दिया या डायरेक्शन बदल गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जब हमारे पास ऑप्शन नहीं होता, जब करंट के पास बेचारे के पास ऑप्शन नहीं है कि वो करंट फ्लो होते हुए उसी डायरेक्शन में ही फ्लो हो सकता है, सिर्फ ऑप्शन नहीं। ऑप्शन कैसे हो सकता है कि यही डायरेक्शन कैसे बना दे हम लोग कि मैंने रेजिस्टेंस ऐसे लगा दिया और ऐसे लगा दिया। अब ये वाला करंट के मजे हैं, वो चाहे तो ये वाला ऑप्शन भी ले सकता है, वो चाहे तो ये वाला भी ऑप्शन ले सकता है। तो कुछ यहाँ से भी फ्लो हो सकता है, कुछ यहाँ से भी फ्लो हो सकता है। तो ये वाला पॉइंट कैसे कहलाता है, पैरेलल कहलाता है। हम लोग बात करते हैं सीरीज की, जरा देखते हैं वापस से। तो मैंने एज्यूम किया सपोज इसके अंदर से जो करंट फ्लो हुआ होगा वो करंट कितना होगा, आई। तो आई करंट जब फ्लो हुआ होगा तो आई यहां पे पहुंचेगा, यहां पे अलग तो नहीं हो जाएगा, यहां पे भी आई, यहां पे भी आई। कई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि करंट रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को रोकता है। जब रेजिस्टेंस करंट को रोकता है तो इसने इसको रोका होगा, इसने इसको रोका होगा, इसने इसको रोका होगा, तो यहां पहुंचते तक तो शायद करंट चेंज हो गया होगा। कभी भी हम हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे। हम अगर नहीं ऐसे समझ में नहीं आता तो हम लोग इसको स्टोरी की तरह समझते हैं। जितना करंट यहां से निकलेगा एक टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, उतना ही करंट दूसरे वाले के अंदर एंटर भी होगा, उतना ही हमेशा एंटर होता है। पहली चीज। दूसरी चीज, अब इसको स्टोरी की तरह कैसे बनाए, हम लोगों ने सोचा भाई करंट इतना समझदार होता है कि वो इस बैटरी से निकलने से पहले सारी कैलकुलेशन करके निकलता है। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट कितनी आने वाली है, तो ये पूरा कैलकुलेशन कर लेता है कि V वोल्ट की बैटरी उसको पुश कर रही है, जाओ। ये रेजिस्टेंस कह रहा है मेरे पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, मैं रोकूंगा। तो इसमें देखा कि कितना करंट मेरे को कितना रोकेंगे ये, तो इसने पहले से ही वो टैक्स डिपॉजिट कर दिया करंट। अब जितना अमाउंट ऑफ करंट इसमें से निकलने वाला है उसको पहले ही कैलकुलेट कर चुका है कि ये मुझे कितना ही जाने देंगे, तो उतना ही करंट निकल रहा है जो पूरे सर्किट के अंदर फ्लो हो सकता होगा। हमने पढ़ा, वापस एक बार देखते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। V = IR हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होता है करंट की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। तो करंट की वैल्यू कम हो जाती है, तो रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो करंट की वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस अगर कम है तो करंट की वैल्यू अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब हमने इसको कैसे समझा कि करंट पहले से ही ये सारी कैलकुलेशन कर लेता है। अगर ये सारी कैलकुलेशन पहले से ही कर लेगा तो इसको रोकने वाला जो रेजिस्टेंस है वो आगे जब ये इस चेक पोस्ट पे जाएगा तो कहेगा ओके आप जा सकते हो, क्योंकि जितना मेरे को आपको अलाउ करना है आप उतना ही हो, आप उतना ही हो, आप उतना ही हो, और वापस से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे पहुंच गए। अब देखते हैं बात जो जरूरी इंपॉर्टेंट और बात है वो क्या चीज है। हमने देखा जब करंट यहां पे आया, आके जब इसने इससे मिला होगा तो ये करंट कुछ यहां पे होगा इतना, यही करंट किससे मिला होगा, इससे मिला होगा, यही करंट किससे मिला होगा, इससे मिला होगा। तो हमने एक चीज पढ़ी थी V = क्या होता है, IR। ये IR जब इससे मिला तो क्या बना दिया होगा इसने, IR क्या बना देता है, V। तो इसका मतलब इसने क्या बना दिया होगा, V। इसने क्या बना दिया होगा, V। इसने क्या बना दिया होगा, V। आप देखें क्या V सबका एक जैसा ही रहेगा, करंट वही है पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है या ज्यादा है, अलग है। पर अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वोल्टेज है V1 ये क्या होगा V2, ये क्या होगा V3। V1, V2 और V3 भी अलग अलग होंगे, तो वोल्टेज अलग अलग होंगे। तो जरा इसको हम लोग इस तरह से समझते हैं, इसको हम लोग देखते हैं जरा। इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू को जरा देखें। इसके अंदर क्या चीज डिफरेंट है, मैंने V वोल्ट की बैटरी लगाई थी तो इस V वोल्ट की बैटरी में से कुछ एनर्जी कहां पे चली गई, यहाँ पे V1 बना दिया, कुछ V2 में चली गई, कुछ V3 चली गई। इन तीनों का अगर सम कर दो इससे ज्यादा थोड़ी हो सकता है, ये तो टोटल एनर्जी आपने दी उसको। तो आपने क्या दिया उसको,
आपने दिया V इक्वल्स टू V1 किस में डिवाइड हो गया V2 और थर्ड किस में डिवाइड हो गया V3 में। तो V1 V की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, V का फॉर्मूला होता है IR, मुझे मालूम है। तो इसके लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा IR1, इसके लिए लिखूंगा IR2, इसके लिए लिखूंगा IR3। जरा I कॉमन ले लें तो क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे I ऑलरेडी था, इसको मैंने इससे डिवाइड किया तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 प्लस R2 प्लस R3। कुछ इस तरह से होना चाहिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज ये रेजिस्टेंस है R1 की वैल्यू है सपोज 2 ओम, R2 की वैल्यू है सपोज 4 ओम, R3 की वैल्यू है सपोज कुछ बोलते हैं 6 ओम बोल देते हैं। ये है तो नेट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है मुझे, इन तीनों का सम करके। कब सम करना होगा, जब ये तीनों किस में होंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया है वो किसके लिए किया है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, कि जब रेजिस्टर्स आपने कैसे लगाए हुए हो एक साथ। एक साथ मतलब जब करंट के पास, कैसे समझेंगे इसको, जब करंट के पास ऑप्शन नहीं होता दूसरा पाथ को ट्रेस करने का, जाने का, तो हम लोग उसी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसे हम लोग बोल रहे हैं R इक्वल्स टू 2 ओम प्लस 4 ओम प्लस 6 ओम। तो 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया बच्चों 12 ओम। तो भाई 12 ओम आपने टोटल रेजिस्टेंस निकाला, किसका निकाला, सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर मैं इसको सीरीज में सॉरी कर दूं, अब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं, अब हम लोग यूज करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो इसके अंदर दो चीजें आपने कंक्लूजन, जरा इसका कंक्लूजन देखिए हम कि हमने इससे क्या कंक्लूजन निकाला, इस डेरिवेशन से हमने निकाला कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो वोल्टेज होता है वो डिफरेंट होता है। अगर रेजिस्टेंस डिफरेंट है तो वोल्टेज होगा वो डिफरेंट होगा। वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, वोल्टेज अलग अलग कैसे, मेरे को कैसे पता लगेगा कि वोल्टेज कितना है। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वोल्टेज को मेजर करने के लिए जो हमारे पास डिवाइस होती है वो क्या होती है, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर को हम लोग हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। तो मैंने एक वोल्टमीटर लिया, उस वोल्टमीटर का एक टर्मिनल को मैंने यहां से जोड़ दिया और दूसरे टर्मिनल को दूसरे एंड से जोड़ दिया, क्योंकि भाई जहां पे रेजिस्टेंस होगा तो करंट जैसे ही आगे रेजिस्टेंस से मिलेगा वो क्या बना देगा, वोल्टेज बना देगा। अगर वोल्टेज कुछ न कुछ है तो मेरे वोल्ट मीटर में भी कुछ न कुछ रीडिंग आने वाली है, कि नहीं। वोल्टेज कितना आ रहा है इसके ऊपर, कितना आया, तो मेरे को ये V1 नजर आएगा। दूसरे पे अगर मुझे चेक करना है तो मैं यहाँ पे वोल्ट मीटर दूसरा लगा दूं और इसमें रीडिंग देखूं कि कितनी आएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस है, करंट मिलेगा, वोल्टेज कुछ न कुछ होगा, तो वो वोल्टेज मैंने कितना माना है V2। यहाँ पे कितना मानूंगा V3। कुछ इस तरह से साइन कैसे लगाते हैं वो भी बताया था। पॉजिटिव, ये क्या है पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये आपका क्या हुआ पॉजिटिव टर्मिनल, और ये आपका क्या हुआ दूसरा एंड क्या कहलाएगा नेगेटिव। ये अगेन पॉजिटिव टर्मिनल और ये वाला एंड क्या कहलाएगा नेगेटिव। अगेन पॉजिटिव अगेन नेगेटिव, हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। पहला कंक्लूजन, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अगर रेजिस्टेंस, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अगर हमने रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट कर रखा है और वो रेजिस्टेंस डिफरेंट है, तो उनके ऊपर जो वोल्टेज देखने को मिलेगा वो वोल्टेज भी डिफरेंट होगा। ओके, वोल्टेज डिफरेंट होगा, ये ध्यान रखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर सोचो कि मैंने इसके अंदर से करंट को फ्लो कराया, अगर मेरा करंट इस पॉइंट पे जाके, मेरा सपोज ये बल्ब था, ये बल्ब फ्यूज हो गया, तो बल्ब फ्यूज हो गया तो इसका मतलब जो करंट है, जो उसके अंदर जो वायर होता है वो वायर ब्रेक हो गया है। तो करंट जब जा रहा होगा तो करंट जाते समय ये वायर ब्रेक हो चुका, अब करंट को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पा रहा। जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो करंट आगे जा ही नहीं पाएगा। करंट तो ये वाले जो बल्ब होंगे वो बल्ब कैसे कहलाएंगे, चलेंगे नहीं।
तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर मेरा एक सर्किट, ऐसे कहें कि एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट अगर खराब हो जाए, वो कुछ भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो आगे वाले अपने आप ही जलने बंद हो जाते हैं। पुराने टाइम पे क्या होता था कि हम लोग इसको सीरीज में कनेक्ट कर देते थे। तो सीरीज में कनेक्ट करने से क्या होता था कि आप दिवाली की लाइट जब आप जलाना स्टार्ट करते थे तो देखते थे आगे के कुछ बल्ब जल रहे हैं और पीछे के वाले बल्ब नहीं जल रहे। तो हमें ये पता चलता जिस पॉइंट से वो नहीं जल रहे, इसका मतलब वहां पे वो सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा और वो जो बल्ब है उस बल्ब को मुझे रिप्लेस करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर कहीं प्रॉब्लम है। वहां से हमें पता लग जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं। तो पहले फर्स्ट स्टेप, voltage drop across each resistors which are connected in series are different. Second point is if one electrical equipment get disturbed, it will disturb the others also. Second point, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम कंपेयर करेंगे, तब डिस्कस करेंगे कि वो थर्ड पॉइंट क्या है। तो हम लोग आ जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब जैसे हम लोग बोल रहे हैं सीरीज में ऑप्शन नहीं होता, ऐसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग बोल रहे हैं कि उसके पास ऑप्शन होता है। तो ऑप्शन किस तरह से? ऑप्शन का मतलब हुआ कि सपोज ये कोई रजिस्टर, मैंने यहां पे वही 3 रजिस्टर्स को मैंने इस बार कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दिया, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से कनेक्ट करने के बाद कैसे कनेक्ट करते हैं हम लोग? बिना बैटरी के तो ये काम करेंगे नहीं, तो हमने उसको कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दिया, एक स्विच भी लगा दिया ताकि ऐसा नहीं हो कि मुझे सर्किट ब्रेक करना पड़े जब मुझे उसको बंद करना है। फिलहाल मैंने बंद कर रखा है। ये वोल्टेज भी जरा ध्यान से देखते हैं वापस से, मैंने उन्हीं रजिस्टर्स को कनेक्ट करा है, हटाया है और कुछ इस तरह से उसको बना दिया। अब हमें पहले से मालूम है करंट बहुत समझदार होता है, तो करंट कितना समझदार है कि बाहर निकलने से पहले वो इस बात को कैलकुलेट कर लेता है कि मुझे कितना बाहर आना है। तो कैसे देखते हैं हम कि यहां से सपोज करंट आया, ये करंट आया यहाँ पे भी तो उतना ही होगा, वोल्टेज नहीं ड्रॉप होगा यहाँ पे, क्यों नहीं होगा? रेजिस्टर नहीं है। तो ये करंट जैसे ही रजिस्टर मिलता है उसके पास जाता है तो वहां पे मुझे वोल्टेज मिलता है। तो यहाँ पे रजिस्टर मैंने नहीं कनेक्ट कर रखा, तो हम लोग मान रहे हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, जबकि ऐसा होता नहीं है, रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा ही। अब करंट जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे आने का करंट का ऑप्शन आ गया, कहाँ जाऊं? यहां जाऊं, यहां जाऊं या यहां जाऊं? तो करंट ने सोचा यार कुछ करंट ने बोला कि मैं तो यहां जा रहा हूं, दूसरे वाले ने बोला मैं तो इतना यहां जा रहा हूं, तीसरे वाले ने बोला मैं यहां जा रहा हूं। तीनों के क्योंकि ऑप्शन मिल गया तो जिसकी जहां मर्जी थी उतना चला गया। ये मर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही होगी? मैं बताता हूं किस तरह से। हमने बोला करंट बहुत समझदार है, करंट यहाँ पे निकला होगा, करंट ने देखा होगा यार यहाँ पे ये जो टर्मिनल है यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, फॉर्मूला याद रखते हैं अपन V = IR, यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो बहुत कम करंट होगा जो यहाँ पे जाएगा। तो जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। तो यहाँ पे जो I1 है वो I1 की वैल्यू कम होगी। पर जरा देखें, अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है करंट की वैल्यू कम हो जाती है, जितना बढ़ता है उतनी कम हो जाती है। तो एक कंक्लूजन पे हम लोग देखें कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट तो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल अपन ऐसे ले लें कि सपोज रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम है, तो करंट की वैल्यू कितनी है? 2 ओम है। ठीक है, प्रोडक्ट कितना होगा? 3 × 6 वोल्ट, सबकी यूनिट के साथ लिखा है मैंने, सॉरी 2 ओम नहीं, करंट की वैल्यू 2 एम्पियर है। ओके, तो ये कितना हो गया? 6 वोल्ट। अगर मैं इसको उल्टा करके लिखूं, मैं ऐसे लिखता हूं कि रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम है, तो करंट अपने आप ही क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट अपने आप ही कितना बढ़ जाएगा? जितना ही कम हो उतना वो बढ़ गया, तो ये कितना हो गया? 3 एम्पियर। पर प्रोडक्ट तो सेम ही रहेगा, वोल्टेज तो उतने का उतना ही रहेगा। अब जरा जब करंट यहां पहुंचा, रेजिस्टेंस इसको बहुत ज्यादा मिला तो करंट की वैल्यू कम हुई,
यहाँ पे थोड़ा सा कम मिला तो करंट की वैल्यू बढ़ गई। ऐसे ही जब यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत कम मिला तो ज्यादातर करंट इसमें से फ्लो होना, इस ब्रांच से फ्लो होना स्टार्ट हो गया। बात समझ में आई? प्रोडक्ट सेम है करंट का। तो हम लोग हमेशा जब ड्राइव करते हैं, जैसे पहले ड्राइव किया था, तो जो चीज डिफरेंट होती है हम लोग उसको लेते हैं। तो डिफरेंट वोल्टेज, इसका मतलब क्या है? सेम। कि अगर मैं यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा के चेक करूं, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा के चेक करूं, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा के चेक करूं, तो तीनों पे रीडिंग जो आने वाली है वो सेम आने वाली है। क्यों? क्योंकि करंट की वैल्यू कौन डिसाइड कर रहा है? रेजिस्टेंस डिसाइड कर रहा है। तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो करंट बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है तो करंट वैल्यू अपने आप कम हो रही है। पर दोनों का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमेशा कैसा मिलेगा आपको? सेम मिलेगा, एक जैसा मिलेगा। तो इसको ऐसे देखते हैं। तो करंट I इक्वल्स टू, जो अलग होता है उसी को लेते हैं हम लोग। तो I चला था यहाँ पे, फिर डिवाइड हो गया I1 प्लस I2 प्लस I3 में, कुछ इस तरह से। हम लोग इसको नीचे लिख लेते हैं ताकि हम कंक्लूजन लिख सकें। I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो फॉर्मूला याद रखें, I की जगह पे क्या लिख सकते हैं? V बाय R लिख सकते हैं। तो I की जगह पे क्या लिख दूं? V बाय R। मैंने अभी भी क्या देखा कि वोल्टेज तीनों का क्या है? सेम है। तो वोल्टेज सेम है तो V बाय, और रेजिस्टेंस अलग अलग है, कितना? R1 V बाय R2 ऐसे लिख सकते हैं, V बाय R3। ओके, तो V बाय R इज इक्वल्स टू, मैंने V कॉमन ले लिया तो कैसे लिख देता हूं? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, कुछ इस तरह से। ये V से V कैंसिल, तो 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो मेरा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल वापस से उसी एग्जांपल को भी लेते हैं ताकि मैं कंपेयर कर सकूं कि वो कंपैरिजन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है। तो हमने शायद लिया था R1 की वैल्यू हमने ली थी, ये एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। R1 की वैल्यू हमने ली थी 2 ओम, R2 की वैल्यू ली थी 4 ओम और R3 की वैल्यू हमने ली थी 6 ओम। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये नेट रेजिस्टेंस कितना आया था? 12। पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी इसको कनेक्ट करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 6। ओके, एलसीएम लें इसका तो 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? एलसीएम कितना है इसका? 6 12 एलसीएम आएगा इसका। तो इसको हम लोग क्या लें? 12 एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 6 जा 12, 6 4 3 जा 12, 3 6 2 जा 12, 2। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, कितना हो गया? 11 अपॉन 12। अब आपकी जो वैल्यू आई वो क्या आई? 1 अपॉन R इक्वल्स टू 11 अपॉन 12। रेसिप्रोकल कर दें क्योंकि मुझे तो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? R की। तो दोनों साइड रेसिप्रोकल एक साथ कर देते हैं। R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 12 बाय 11। मतलब अगर मैं इसको फाइंड करूं तो ये अप्रोक्सीमेट कितनी आएगी? 1 पॉइंट समथिंग, कितना? ओम, 1 पॉइंट समथिंग। अब जरा देखिए मैजिक, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने क्या पढ़ा था कि वही रेजिस्टेंस को जब आपने सीरीज में कनेक्ट किया तो आपका रेजिस्टेंस आया था 12। पैरेलल में जब आपने उसको कनेक्ट किया उन्हीं रेजिस्टेंस को उसी वोल्ट की बैटरी के साथ, तो आपने देखा जो रेजिस्टेंस टोटल आया वो कितना है? 1 पॉइंट समथिंग। रेजिस्टेंस अच्छा है या नहीं? रेजिस्टेंस अगर मैं ये चाहता हूं कि करंट फ्लो ज्यादा हो तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए। तो हम लोग हमारे घर की वायरिंग, जो डोमेस्टिक वायरिंग हम लोग करते हैं, हमारे घर में जो वायरिंग करते हैं वो वायरिंग हमेशा कैसी होती है? पैरेलल के अंदर। तो उसके 3 फायदे हैं। एक फायदा भी आपने देखा कि पैरेलल के अंदर अगर हम उसको कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम आती है, और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है तो करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। करंट की वैल्यू अगर बढ़ जाएगी तो मैं ज्यादा नंबर ऑफ अप्लायंसेस को लगा सकता हूं। ये तीनों को अगर मैंने कनेक्ट किया था सीरीज में तो 12 ओम, और उन पैरेलल में कनेक्ट किया तो 1 पॉइंट समथिंग। रेजिस्टेंस कम है तो करंट वैल्यू ज्यादा है, तो मैं पैरेलल के अंदर उन्हीं अप्लायंसेस को, ज्यादा नंबर ऑफ अप्लायंसेस को कनेक्ट कर सकता हूं।
फायदा ये तो कि उसी वोल्ट की बैटरी के साथ मैंने पैनल के अंदर 3 4 5 6 7 8 10 12 15 बल्ब को मैंने जला दिया, और वही मैं 3 से ज्यादा जैसे ही मैं कनेक्ट कर रहा हूं तो ये बल्ब जल नहीं रहे, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट की वैल्यू कम हो गई, तो जितना अमाउंट ऑफ करंट उन बल्ब को जलने के लिए चाहिए था वो उनको मिला ही नहीं, और हमारा पर्पस रिपीट हो गया। अब 3 कंक्लूजन आपका एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन भी है, तो हम लोग इस कंक्लूजन को जरा देखते हैं वापस से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सीरीज कॉम्बिनेशन। हाउस होल्ड में डोमेस्टिक वायरिंग के अंदर हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन यूज नहीं करते, पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। रीजन भी रेजिस्टेंस कम होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो हर, अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है तो तीनों के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो वोल्टेज ड्रॉप तीनों पे अलग अलग होगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप किसी शॉप पे गए और आपने उसको बोला मुझे इतने वोल्ट का बल्ब चाहिए, मुझे इतने वोल्ट का बल्ब चाहिए, तो अगर वो बल्ब की शॉप होगी तो वो बाकी चीजें रख ही नहीं पाएगा, क्योंकि कोई 1 वोल्ट का लेने आ जाएगा, कोई 2 वोल्ट का लेने आ जाएगा, कोई 3 वोल्ट का लेने आ जाएगा। भाई वोल्टेज तो हम इंडिया के अंदर हमारे पास जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है, जो आपके मीटर के अंदर आप देखना उसके अंदर लिखा होता है 220 वोल्ट्स, तो हमने 220 वोल्ट्स में उसको जोड़ रखा है। 220 वोल्ट सप्लाई आती है हमारे पास, तो वोल्टेज ड्रॉप कितना है 220 वोल्ट्स। तो हमारे पास जितने अप्लायंसेस हैं वो अप्लायंसेस किस में हैं काम कर रहे हैं, सारे के सारे अप्लायंसेस 220 वोल्ट पे काम करने वाले हैं। बल्ब है, फैन है, वो 220 वोल्ट पे काम कर रहे हैं। अब किसी के दिमाग में आएगा कि चार्जर, मोबाइल को अगर हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, तो मोबाइल को आप कनेक्ट कर रहे हैं तो आप उसके वोल्टेज को कम कर रहे हैं, वो हमें बहुत कम अमाउंट ऑफ वोल्टेज चाहिए उसके लिए। तो आप क्या होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे एसी को, हमारे घर पे जो करंट आता है वो होता है अल्टरनेटिंग करंट, एसी बोलते हैं हम लोग इसको। और डायरेक्ट करंट, तो वो क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है और उसकी वोल्टेज बहुत कम कर देता है। क्योंकि 220 वोल्ट अगर मैं अपने मोबाइल से कनेक्ट कर दूंगा तो उसमें से धीरे धीरे से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब बस्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं करना, महंगा आता है मोबाइल। तो दूसरा कंक्लूजन ये, तो अगर मैं बल्ब लेने के लिए जा रहा हूं तो ये कंक्लूजन सबसे ज्यादा होगा, वही 4 वोल्ट का देना, 3 वोल्ट का देना, 30 वोल्ट का देना, बेचारे को उस शॉप के ऊपर से बल्ब भी रख पाएगा, बाकी चीजें नहीं रख पाएगा, क्योंकि इतने नंबर रखना पड़ेगा, हर किसी की डिमांड रिक्वायरमेंट अलग अलग। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज ड्रॉप कैसा होता है, सेम होता है। ओके, तो ये हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तीसरा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या हो सकता है, तीसरा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये था कि अगर एक बल्ब खराब होता है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर तो आगे वाले अपने आप इफेक्ट हो जाते हैं, वो सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाता, वो जल नहीं पाते। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं है, अगर एक बल्ब इफेक्ट हुआ तो बाकी के 2 तो जलेंगे, क्योंकि बाकियों का सर्किट कंप्लीट है, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही होता है कि आपके घर के अंदर जो एमसीबीज लगी होती है, आपने देखा होगा कि अगर कभी आप ओवरलोडिंग कर दें, ओवरलोडिंग भी अभी हम आगे पढ़ेंगे, सपोज किसी रीजन से पॉजिटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, तो अचानक से लाइट चली जाती है, तो लाइट पूरे घर की नहीं जाती, उस पर्टिकुलर रूम की जाती है। उस रूम में तो उस रूम के अंदर तो जितने बल्ब या जितने भी अप्लायंसेस लगे हुए हैं वो सारे अप्लायंसेस कैसे हैं, उनका हमने एक अलग टर्मिनल बना दिया। वो अलग टर्मिनल क्या कर रहा है कि सेव कर रहा है, सबकी लाइट एक साथ बंद नहीं कर रहा, क्योंकि हमने उसको कैसे कनेक्ट कर रखा है, पैरेलल के अंदर कनेक्ट कर रखा है। नहीं तो सारे एक साथ ही बंद हो जाते हैं। पहले के टाइम पे ऐसे ही होता था। आजकल हम स्मार्ट होते जा रहे हैं धीरे धीरे, पर भी ऑनलाइन में है तो स्मार्ट तो नहीं, तो हम हमेशा कैसे करते हैं, उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ओके, आज के लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको इसको एक बार वापस से गो थ्रू है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इससे पहले वाले टॉपिक जो रेजिस्टेंस है और इस वाले टॉपिक जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, और ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछे जाते हैं। तो थैंक यू फॉर टुडे।